हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। इसे बनाने में सालों लगे, लेकिन इसे समाप्त करने में केवल एक फैसला। आज हम जिसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, यह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था, लेकिन इसके जन्म से पहले एक ऐसा राज्य जो खनिज संपदा से भरपूर, गौरवशाली राजाओं के इतिहास को संजोता हुआ, संस्कृत और कला के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही राष्ट्रगान की पंक्ति को परिभाषित करता हुआ यह राज्य, जिसका नाम विंध्य प्रदेश था। हाँ दोस्तों, इस राज्य के नाम से राष्ट्रगान में एक पंक्ति है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अब यह राज्य अपना अस्तित्व खो चुका है। अब यह केवल इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है। जबकि जब विंध्य प्रदेश बना तब उसके 8 से 10 साल तक मध्य प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं था। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन पूरी तरह एक नहीं था। लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें अलग अलग थीं। इन सभी रियासतों को एकजुट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। इसी दौरान विंध्य क्षेत्र को एक नया राज्य बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम विंध्य प्रदेश रखा गया। विंध्य प्रदेश का गठन। 18 अप्रैल सन 1948 को विंध्य प्रदेश आधिकारिक रूप से अपने अस्तित्व में आया। इस प्रदेश को 38 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी प्रमुख रियासतें रीवा, सतना, पन्ना, अजयगढ़, मैहर, सिंगरौली तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कई रियासतें थीं, जिनमें सबसे बड़ी रियासत रीवा थी। विंध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 24,600 वर्ग मील था, यानी 63,700 वर्ग किलोमीटर था। इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, जबकि सतना, शहडोल, पन्ना इसके बड़े नगर हुआ करते थे। यह राज्य पश्चिम में दतिया से लेकर पूर्व में सोनभद्र, उत्तर में प्रयागराज और दक्षिण में बिलासपुर तक फैला हुआ था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल थे। ये शहडोल के रहने वाले थे। शहडोल में इनके नाम से एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी है, जिसका नाम है पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय। विंध्य प्रदेश को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। विश्व में पहली बार सफेद बाघ विंध्य प्रदेश की धरती पर ही देखे गए थे। विंध्य प्रदेश का विलय। जब यह प्रदेश एक नई पहचान बनाना शुरू ही किया था कि तभी भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट लागू हुआ। इसका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसी दौरान विंध्य प्रदेश को पंडित नेहरू के नेतृत्व में इसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। चूंकि 1956 के पहले तक एकमात्र ऐसा राज्य था जो कांग्रेस पार्टी को हराकर क्षेत्रीय युवा नेताओं को चुना था, जिससे पंडित नेहरू इस क्षेत्र को अपने नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विलय कराया। विंध्य विलय का विरोध। विंध्य प्रदेश के विलय से स्थानीय लोगों और जनता का गुस्सा फूटा और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कई जगह आंदोलन होने लगे। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा युवा छात्र थे। यह पहला अवसर था जब युवाओं और छात्रों के हाथ में कमान थी। जब धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा था, तभी इन आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस के इस गोली चार्ज में 2 क्रांतिकारी गंगा और चिंताली शहीद हो गए और दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन विरोध कम नहीं हुआ। तब केंद्र से आंदोलनकारियों को समझाने के लिए एक दल भेजा गया, जिससे विंध्य प्रदेश के विलय करने के लिए कई प्रमुख वादे किए गए, जैसे राज्य के कई मंत्रालय विंध्य क्षेत्र में संचालित होंगे, विंध्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट का खंडपीठ रीवा में खोला जाएगा तथा अन्य कई वादे विंध्य क्षेत्र के लिए किए गए। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश को विलय कर लिया गया। विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा। विंध्य प्रदेश को विलय करने के लिए वादे तो कर दिए गए, लेकिन सभी वादे झूठे निकले। एक भी पूरे नहीं किए गए। ना तो कोई मंत्रालय यहाँ लाया गया और ना ही कोई खंडपीठ। अब इस क्षेत्र को सरकारों के द्वारा उपेक्षा की जाती है। अब इस क्षेत्र को केवल वोट के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र पर ही निर्भर करता है कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि इस क्षेत्र में 30 से 35 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है वही सत्ता हासिल कर लेती है। जबकि यह क्षेत्र धन संपदा और खनिज से भरपूर है। मध्य प्रदेश का 35 से 40% खनिज केवल विंध्य क्षेत्र में ही पाया जाता है। विंध्य खनिज का पैसा विंध्य क्षेत्र को विकास के लिए नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश का 45 से 50% ऊर्जा विंध्य क्षेत्र ही पूरा करता है। विंध्य क्षेत्र की सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है।
इसके अलावा कई और क्षेत्र हैं जो ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, जैसे बाणसागर की जल विद्युत परियोजना, बुढ़ की रीवा सोलर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है, लेकिन इसका लाभ विंध्य क्षेत्र को नहीं मिलता है। पर्यटक स्थल। विंध्य क्षेत्र में कई ऐसे पर्यटक क्षेत्र हैं जिससे लोग यहां दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, जैसे रीवा का किला, गोविंदगढ़ का किला, मैहर का मां शारदा मंदिर, सतना का चित्रकूट धाम, मऊगंज जिले का बहुती जलप्रपात जो नई गढ़ी के समीप है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा जलप्रपात है और भारत का 7वां सबसे गहरा जलप्रपात है। मऊगंज जिले के नई गढ़ी में मां अष्टभुजा धाम और किला, देव तालाब का शिव मंदिर तथा अन्य कई क्षेत्र हैं जो विंध्य क्षेत्र के पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुनः विंध्य प्रदेश की मांग। विंध्य प्रदेश की मांग सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं की आवाज भी बन चुकी है, जैसे पंडित नारायण त्रिपाठी, लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, श्यामलाल द्विवेदी, विश्वनाथ सिंह, चंद्रमण त्रिपाठी, रमाकांत तिवारी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी कई बार बोल चुके हैं कि विंध्य प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। विंध्य प्रदेश बनने से लाभ। विंध्य प्रदेश यदि बनता है तो इसका सीधा लाभ यहाँ की जनता को होगा। प्रदेश की राजधानी पास हो जाएगी, प्रदेश का हाई कोर्ट पास होगा और न्याय अपेक्षाकृत जल्दी मिलेगा। सभी मंत्रालय पास होंगे, इससे आम जनता का कार्य आसानी से हो जाएगा और लोग परेशान नहीं होंगे। नए प्रदेश के लिए कई नए ऑफिस खुलेंगे, जिससे सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी। कई उद्योग और प्राइवेट कंपनियां लगेंगी, जिससे आम लोगों और स्थानीय युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। राज्य में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, रेलवे, हवाई अड्डे तथा नई सड़कें, बिजली, पानी की सुविधा बढ़ेगी। विंध्य प्रदेश बनने से विकास हो सकता है, लेकिन जरूरी है सही नेतृत्व, सही योजना और ईमानदार प्रशासन की। अगर यह मिला तो विंध्य फिर से चमक सकता है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।